हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एलन डिजिटल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक जो है हमारा वेव ऑप्टिक्स। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं लाइट की बेसिक नेचर के बारे में, जो कि होती है वेव नेचर। बेसिकली साइंटिस्ट अलग अलग थ्योरीज हमें प्रोवाइड कर रहे थे। किसी में पार्टिकल नेचर की बात हो रही थी, किसी में वेव नेचर की बात हो रही थी। उस टाइम पे कुछ थ्योरीज में से कॉन्ट्रडिक्शंस कुछ में प्रूव्स हुए और हमने कुछ थ्योरीज को एक्सेप्ट किया गया। तो हम उन थ्योरीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेकर के चलते हैं आपको जो मच वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी थी उस टाइम की, जो हमारे पास में है हाइगन्स वेव थ्योरी। यहां पर उन्होंने लाइट को एक वेव की तरह से ट्रैवल करते हुए माना। जैसे वेव एक डिस्टर्बेंस की तरह से किसी मीडियम के पार्टिकल्स का ऑसिलेशन क्रिएट करते हुए ट्रैवल करती है, वैसे ही उन्होंने यहां पर लाइट को वेव की तरह से ट्रैवल करते हुए माना। और इस थ्योरी के अंदर उसका जो पाथ था या उसका जो मोशन था वो उन्होंने किस तरीके से समझाया, हम ये समझते हैं। तो बेसिकली ये जो थ्योरी थी ये हमारे साइंटिस्ट क्रिश्चियन हाइगन्स ने बताई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि लाइट को वेव की तरह से ट्रीट करना है। अब ये लाइट को किस तरीके से ट्रैवल करते हुए उन्होंने समझाया। जैसे आपके पास में एक सोर्स है, इस सोर्स से लाइट जो है हर डायरेक्शन में एमिट की जाती है। अब इस लाइट को एमिट करने के बाद आप यहाँ पर किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम टी पर इसकी पोजीशन को फाइंड कर लेते हैं। तो जैसे सोर्स से एग्जैक्टली टाइम टी के बाद, क्योंकि सारी तरफ जो डायरेक्शंस हैं वो सेम मीडियम के अंदर है, स्पीड भी सेम होगी, तो टाइम टी के बाद सभी पॉइंट सेम डिस्टेंस पर होंगे। और ये इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स होने के बाद साथ साथ यहाँ पर जो मेरा वेव फॉर्म का डिस्टर्बेंस होगा वो भी सेम फेज में होगा। इसका मतलब ये सारे पार्टिकल्स यहाँ पर सेम फेज में प्रोपोगेट कर रहे होंगे, यानी कि सभी ऑसिलेशंस में अगर अप होंगे तो सारे एक साथ अप होंगे, डाउन होंगे तो सारे एक साथ डाउन होंगे। तो अभी इन्हीं पॉइंट्स का अगर मैं एक लोकस ज्वाइन करता हूं, जैसे कि मैं इन सबको अगर एक साथ ज्वाइन कर दूं एक लाइन से, तो ये जो लोकस आपको दिख रहा है, दिस लोकस इज बेसिकली व्हाट वी कॉल वेव फ्रंट, यानी कि हम इसी को वेव फ्रंट के नाम से जानते हैं। तो लाइट को उन्होंने वेव की तरह से कंसिडर किया और ऐसा बताया कि जब लाइट ट्रैवल करती है तो वेव फ्रंट्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो ये जैसे कि आपने देखा, ये आपका वेव फ्रंट इस तरीके से लोकस को ज्वाइन करके बनाया जाता है उन सभी पॉइंट्स का जो सब सेम फेज में होते हैं एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। और इस तरीके से हम यहाँ पर वेव फ्रंट्स की फॉर्म में आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हुआ एक वेव फ्रंट, चलिए देखते हैं कि सेकंड वेव फ्रंट कैसे ड्रॉ करना होगा इसके बाद वाला। तो हम यहाँ पर वेव फ्रंट पे जितने भी छोटे छोटे से पॉइंट सोर्सेज हैं इन सबको एज ए सेकेंडरी सोर्स की तरह ट्रीट करते हैं। यानी कि इन सेकेंडरी सोर्सेज से आप ये मान के चलते हो कि टाइम टी के बाद ये लाइट किस डायरेक्शन में और कहां तक ट्रैवल कर सकती है, तो उसका एक रेंज हमने मान लिया। यानी कि मान लीजिए अगर स्पीड वेलोसिटी या हमें कुछ भी गिवन हो तो हम वेलोसिटी इंटू टाइम करके उसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो टाइम टी के बाद वेलोसिटी इंटू टाइम के बराबर डिस्टेंस वो कवर कर सकती है लाइट। तो उस डिस्टेंस की रेडियस का सर्किल बना दिया सभी से, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से वो लाइट इतना ही डिस्टेंस कवर कर सकती है आफ्टर सर्टेन टाइम टी। तो जब ऐसा कर लिया उसके बाद अब लाइट के लिए बैकवर्ड मोशन अलाउड नहीं है। जैसे कि लाइट सोर्स से आगे जाती है तो लाइट के लिए बैकवर्ड मोशन अलाउड नहीं है, सिर्फ आगे जा सकती है, पीछे नहीं आ सकती। ऐसा अजम्पशन यहां पर लेना होगा। तो उस अकॉर्डिंग हम जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है उसमें इन सभी वेवलेट्स, ये जो आपको दिख रहे हैं सर्कल्स, इनको हम सेकेंडरी वेवलेट्स के नाम से जानते हैं और इन सोर्सेज को हम सेकेंडरी सोर्सेज की तरह से ट्रीट करते हैं। इन सभी वेवलेट्स पर एक टेंजेंट ज्वाइन कर दिया जाए कुछ इस तरीके से, जो इन सबका एक कॉमन टेंजेंट होगा और ये आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट का शेप होगा। यानी कि इस तरीके से आप फर्दर वेव फ्रंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं और इस तरीके से आपकी वेव फ्रंट को बनाते हुए आगे ट्रैवल कर सकती है। ये वेव फ्रंट्स बिल्कुल उसी तरह से इमेजिन किए जा सकते हैं जैसे आपने वाटर सरफेस पर अगर वाटर की ड्रॉप्स को इंसर्ट होते हुए या गिरते हुए देखा हो, तो वहां पर वो जो रिपल्स क्रिएट होते हैं सर्कल्स की फॉर्म में और ऐसे एक्सपैंड होते जाते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही वेव फ्रंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट वेव फ्रंट्स की फॉर्म में ही ट्रैवल करती है और इस तरीके से हम वेव फ्रंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं यहां पर इस थ्योरी से कौन कौन से फिनोमिनाज हम एक्सप्लेन कर पाए। हमने यहां पर मेनली रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये सारे फिनोमिनाज प्रूव किए। हम यहां पर इनके बारे में बात भी करेंगे। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हम लोग रे ऑप्टिक्स में कवर अप कर चुके हैं। यहाँ जो नए फिनोमिनाज है वो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, और इसके साथ साथ यहाँ पर रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन भी प्रूफ होता है। एंड वन मोर थिंग, जो हमारे पास में उस टाइम पर एक और पॉपुलर थ्योरी थी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। मतलब न्यूटन ने ये कहा था कि जो लाइट होती है वो हमारे पास में डेंसर मीडियम में ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करती है, लेकिन वो स्टेटमेंट कॉन्ट्रेडिक्टरी था और उसको हमने रॉन्ग प्रूफ किया इस थ्योरी के। यानी कि हमने यहाँ पे ये बता दिया कि जो लाइट की स्पीड होती है वो डेंसर मीडियम में कम होती है और रेयर मीडियम में
ज़्यादा होती है। और इस थ्योरी से ये सब चीज़ें हमें पता चल गई। इसके अलावा जब हम हाइगन्स वेव थ्योरी की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि लाइट को यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह से कंसिडर किया गया था, और जो हम मीडियम की बात करते हैं, क्योंकि जैसे कि जो वेव्स मीडियम में ट्रैवल करती है उन्हीं को आप यहाँ पर मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। तो हाइगन्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट एक मैकेनिकल वेव भी थी, साथ में लॉन्गिट्यूडनल वेव भी थी। तो उसने वैक्यूम में जैसे लाइट ट्रेवल करती है तो हम यही मानते हैं कि वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं है, लेकिन हाइगन्स ने यह बोला कि वैक्यूम में भी एक हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर के नाम से हम उसे जान सकते हैं। और ये स्टेटमेंट जो उसने बोला था उसका उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, एंड लेटर ऑन ये स्टेटमेंट प्रूफ हो भी नहीं पाया कि वैक्यूम में कोई और मीडियम हमारे पास में है। तो हमारे पास इस थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, मतलब ऐसा बोल सकता हूं कि कुछ फिनोमेना ऐसे भी हैं जो नहीं एक्सप्लेन किए जा सके। तो हमारे पास एक फिनोमेना आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव नेचर से प्रूफ नहीं किया जा सकता, ये लेटर ऑन हमारे मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट बनता है जहां पर हम इसके बारे में बात करते हैं। इसके साथ ही पोलराइजेशन जो फिनोमेना है वो भी हम लोग वेव नेचर से हाइगन्स वेव थ्योरी से तो प्रूफ नहीं कर पाए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये लॉन्गिट्यूडनल वेव थी और पोलराइजेशन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स सपोर्ट नहीं करती। तो इस तरीके से हमारी ये थ्योरी इतना ही इंफॉर्मेशन हमें कंक्लूड कर पाती है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं वेव फ्रंट्स के बारे में। हमारे पास में कितने तरह के वेव फ्रंट्स होते हैं। जैसा कि थ्योरी हमारे पास आ गई कि लाइट वेव फ्रंट्स में चलती है, तो हमारे पास अलग अलग टाइप ऑफ सोर्सेज होते हैं। उन सभी सोर्सेज से अलग अलग नेचर ऑफ वेव फ्रंट्स बनते हैं। तो हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले हमारे पास में जो सोर्स है वो पॉइंट सोर्स है, यानी कि एक छोटा सा बल्ब भी एक पॉइंट सोर्स की तरह लिया जा सकता है। अगर हम सन को भी लार्ज डिस्टेंस से देखें तो वो भी एक पॉइंट सोर्स की तरह लिया जा सकता है। तो उससे जो वेव फ्रंट्स का शेप आता है वो हमारे पास में कुछ ऐसे स्फेरिकल वेव फ्रंट्स के जैसा शेप होता है, यानी कि लाइट वहां से हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रैवल करती है। तो इस तरह से जो वेव फ्रंट्स का शेप हमें यहाँ पर मिलेगा वो स्फेरिकल होगा। और आप एक स्फेयर सरफेस का एरिया तो जानते ही होंगे, और आपको ये मालूम होगा कि जो इंटेंसिटी होती है एक पर्टिकुलर सोर्स के लिए, जबकि मैं पावर कांस्टेंट मान सकता हूं, तो उसके लिए मैं इंटेंसिटी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया बोल सकता हूं। और ये जो एरिया है, इस एरिया की वैल्यू स्फीयर के लिए 4πr² होती है, तो एरिया को हम स्फीयर के लिए r² के प्रोपोर्शनल मानते हैं। तो इंटेंसिटी का रिलेशन इनवर्सली एरिया के लिए आया और उसको हम r² के प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। और इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन हमारे पास में होता है, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर डिपेंड करती है। तो इस अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड को निकालना हो तो आप प्रोपोर्शनल में 1/r लिख सकते हैं। एग्जैक्टली सेम हमारे पास जो सेकंड वेव फ्रंट का शेप है वो हमारे पास में आता है सिलेंड्रिकल। तो हम सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स कौन से सोर्सेज से जनरेट कर सकते हैं, वो है हमारे पास में लीनियर सोर्सेज, यानी कि जैसे कि ट्यूबलाइट होती है, बिल्कुल वैसे ही सोर्सेज आपके पास में सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स जनरेट करते हैं। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसमें हाइट फिक्स होती है और रेडियस धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती है। तो हमारे पास में रेडियस की वैल्यूज यहाँ पर इस तरीके से ली जा सकती है कि वो एक्सपेंडिंग हो और हाइट को कांस्टेंट माना जा सकता है। और यहाँ पर जिस एरिया की मैं बात करूंगा वो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πrh। तो यहाँ पर डिपेंडेंस सिर्फ r पर आती है क्योंकि बाकी सारी टर्म्स कांस्टेंट हो जाती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमारी इंटेंसिटी 1/r के ऊपर प्रोपोर्शनल आती है। अकॉर्डिंगली हम एम्पलीट्यूड निकालेंगे तो वो 1/√r के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। एंड लास्ट हमारे पास में आता है प्लेन वेव फ्रंट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। प्लेन वेव फ्रंट हमारे पास आता है, यहाँ पर सोर्स की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि आपका सोर्स चाहे पॉइंट सोर्स हो या फिर लीनियर सोर्स हो, अगर आपका डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो जो भी वेव फ्रंट्स क्रिएट कर रहा होगा, जैसे इन्फिनिटी से लाइट रेज आती है तो हम पैरेलल कंसिडर करते हैं, एग्जैक्टली सेम मैनर में हम इन सभी लाइट सोर्सेज के जो प्लेन वेव फ्रंट्स कंसिडर कर सकते हैं अगर कोई भी हमारे से लार्ज डिस्टेंस पर है तो। और जब आपके वेव फ्रंट्स बिल्कुल प्लेन होते हैं इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं इसमें ना तो एरिया चेंज हो रहा होता है ना इंटेंसिटी चेंज हो रही होती है एक तरीके से, और आपका एम्पलीट्यूड भी लगभग फिक्स होता है। तो आपकी इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड दोनों ही कांस्टेंट होते हैं। ये आपके टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, अगर हमें वेव फ्रंट्स ड्रॉ करने के लिए कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से प्रोवाइड किए जाएं तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर मेरे पास में एक लेंस है, इस लेंस पर प्लेन वेव फ्रंट वाली वेव्स को इंसिडेंट करवाया गया। अब इन वेव्स को आगे भेजा जाए एंड जैसे आप लाइट रेज को एक लेंस से पास करते हैं, ये आपका कन्वर्जिंग लेंस है, आप लाइट रेज को भेजेंगे ये कन्वर्ज करेंगी, कन्वर्ज करने के बाद आप वहां पर वेव फ्रंट्स का शेप बता सकते हैं। जैसे कन्वर्ज और डाइवर्जिंग वेव्स किसी एक पॉइंट पर जाकर के या तो मिलती है या अपीयर टू मीट होती है, तो वहां पर
स्पेरिकल वेव फ्रंट्स बनते हैं। यानी कि जब ये लाइट रेज आगे जाएंगी तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा और इनके लिए जो वेव फ्रंट का शेप होगा वो ऐसा होगा। इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है, जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की हम बात कर रहे हैं उसको सेंटर मान के आप ऐसे कर्व्स ड्रॉ कर सकते हैं और ये आपके स्पेरिकल वेव फ्रंट का शेप आपको बता सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें हमने इस बार मिरर को यूज किया है और आप ये मिरर को पहचानते होंगे, ये कॉन्वेक्स मिरर है। ये प्लेन वेव फ्रंट फिर से इसके ऊपर इंसिडेंट करवाने की बात कर रहे हैं और फिर से वेव फ्रंट जो रिफ्लेक्शन के बाद मिलेगा उसे बताना है। तो आप भी जानते हैं ये जो पैरेलल रेज जाएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन ये डाइवर्ज करेंगी, डाइवर्ज करने के बाद भी जो वेव फ्रंट का शेप मिलेगा वो स्पेरिकल होगा। तो आप डायग्राम देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपके पास होगा। ये रेज जाएंगी और ये इस तरह से डाइवर्ज करते हुए मूव करेंगी कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिहाइंड द मिरर होगा और ये वेव फ्रंट्स के शेप आपको कुछ ऐसे मिलेंगे। इसका सेंटर यहां पे कंसीडर किया जाएगा और इस तरीके से हम वेव फ्रंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमारे पास और भी कोई शेप आया तो हम सिंपल रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के थ्रू लाइट रेस को पास करेंगे और अकॉर्डिंग टू द शेप वेव फ्रंट्स ड्रॉ कर लिया करेंगे। तो चलिए फिर हमारे पास में नेक्स्ट आता है सोर्सेस के बारे में बातचीत। अब सोर्सेस के बारे में जो बात हम करने जा रहे हैं, यहाँ पर हम दो तरह के सोर्सेस की बात करते हैं। एक होता है कोहेरेंट और एक होता है इनकोहेरेंट। कोहेरेंट सोर्सेस से मेरा मतलब होता है ऐसे सोर्सेस जिनके बीच में फ्रीक्वेंसीज तो सेम होनी ही चाहिए, साथ में फेज डिफरेंस भी कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि पूरी तरह से सिंक्रोनाइज्ड होने चाहिए। ऐसे ही अगर मैं इनकोहेरेंट की बात करता हूं तो वहां पर वो ऐसे दो सोर्सेज होते हैं जिनके बीच में कोई या तो सिमिलरिटी ना हो और अगर सिमिलर फ्रीक्वेंसीज हो भी तो भी उनके बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहता। तो ऐसे सोर्सेज को हम इनकोहेरेंट की कैटेगरी में रखते हैं। और यहाँ पर हम जिस फिनोमेना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वहां पर इनकोहेरेंट सोर्सेज को कंसिडर नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ कोहेरेंट सोर्सेज का यूज किया जाता है। तो हम ये देख रहे हैं कि आखिर आप कोहेरेंट सोर्सेज को क्रिएट कैसे कर सकते हैं, यानी कि आप ऐसे दो सोर्सेज जो बिल्कुल एक दूसरे के साथ हर तरह से फ्लक्चुएट हो या किसी भी चेंजेस के साथ एक दूसरे के साथ बिल्कुल बराबर से रहें, तो वो किस तरीके से क्रिएट किए जा सकते हैं। इसके लिए आप कभी भी कोई दो सेपरेट सोर्सेज यूज नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपने दो अलग अलग बल्ब्स को एज ए लाइट सोर्स यूज किया तो वो इनकोहेरेंट कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे, और अगर आपने सिर्फ एक ही बल्ब का यूज करके उसे दो सोर्सेज में कन्वर्ट किया तभी जाके वो कोहेरेंट कैटेगरी में आते हैं। तो हम देखते हैं मेथड 1। यहां पर हम डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट करके दो सोर्सेज क्रिएट करने वाले हैं कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं ये हमारे पास में स्लिट्स हैं, स्लिट्स यानी कि रेक्टेंगुलर से होल्स होते हैं और यहाँ पर दो स्लिट्स हमने उसके सामने बना के रखी है। यहाँ पर हमने एक लाइट सोर्स से वेव फ्रंट जनरेट किए, ये वेव फ्रंट्स आगे जाकर के दो स्लिट्स के पहले तक रोक दिए गए। अब ये जब आगे निकलेंगे तो इनको जो पाथ मिलेगा वो दोनों स्लिट्स के थ्रू मिलेगा। तो जब ये वेव फ्रंट्स यहाँ से पास करेंगे तो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होकर के कुछ इस तरीके से प्रोपोगेट करेंगे एंड दिस इज हाउ आप दो सोर्सेज जनरेट कर पा रहे हैं यूजिंग डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट्स। और ये दोनों सोर्सेज कोहेरेंट होंगे क्योंकि अगर इस सोर्स में कोई फ्लक्चुएशन आता है तो दोनों ही सोर्सेज में सेम फ्लक्चुएशंस आएंगे, तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहेगा। सेकंड मेथड जो हमारे पास में होता है वो हम बोलते हैं बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो हमारे पास में एम्पलीट्यूड के डिवीजन से उसके लिए हमें एक थिन फिल्म का यूज करना पड़ता है। ये थिन फिल्म होती है, इसकी दो लेयर्स होती है, एक अपर और एक लोअर। दोनों सरफेसेस हमारे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे ही लाइट आती है किसी सरफेस पर, पार्शियल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है हर सरफेस पर और इंटेंसिटीज का डिफरेंस आता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि लाइट का पार्शियल रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, एंड देन यहां पर भी पार्शियल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड सो ऑन। कुछ इस तरीके से आपकी लाइट बार बार मल्टीपल रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शंस करते हुए इस तरीके से आपको नजर आएगी। और इन सभी लाइट्स में इंटेंसिटीज का डिफरेंस होगा, तो इंटेंसिटीज चेंज होने पर एम्पलीट्यूड चेंज हो जाते हैं। और ये दोनों सोर्सेज, यानी कि ये दो लाइट सोर्सेज आपके पास बाहर मिल रहे हैं, ये दोनों आपके रिफ्लेक्टेड सिस्टम में काउंट किए जाएंगे। और ये दोनों सोर्सेज जो आपको नीचे की तरफ दिख रहे हैं इन्हें आप ट्रांसमिटेड सिस्टम में काउंट करते हैं। तो इस तरीके से हम डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड करके भी दो सोर्सेज अलग अलग क्रिएट कर सकते हैं और ये दोनों सोर्सेज भी हमेशा कोहेरेंट नेचर के ही होते हैं। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर कोहेरेंट सोर्सेज का क्रिएशन कर सकते हैं और हम ज़्यादातर मेथड 1 का यूज़ करते हैं जो हमारे मेन एक्सपेरिमेंट YDSC के लिए हमें यूज़ करना है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जो है हमारा इंटरफेरेंस। यानी कि हम बात करने वाले हैं कि अगर दो वेव्स हमारे पास होती हैं तो उनका सुपरपोजिशन कैसा होता होगा। हम सुपरपोजिशन से क्या क्या पैटर्न्स बना सकते हैं दो कोहेरेंट सोर्सेज वाली वेवफॉर्म से। तो हम इंटरफेरेंस के अंदर यहाँ पर दो
सेम एम्पलीट्यूड वाली वेवफॉर्म्स को लेकर के चल रहे हैं, और एक बार हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, यानी कि दोनों को सेम फेज में कंसिडर किया। जब दोनों सेम फेज में होंगी तो दोनों वेवफॉर्म्स को जब आप ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद इन दोनों के एम्पलीट्यूड्स डबल हो जाएंगे, यानी कि आपका रिजल्ट कुछ ऐसा नजर आएगा। अगर ये दोनों इक्वल एम्पलीट्यूड्स हैं तो डबल एम्पलीट्यूड की वेवफॉर्म आपको मिल जाएगी। ऐसे ही अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों वेवफॉर्म्स अपोजिट हैं एक दूसरे के, मतलब इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 180 डिग्री का है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास में आप देख सकते हैं कि एक का पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है और एक का नेगेटिव एम्पलीट्यूड है। ये दोनों एम्पलीट्यूड्स अगर इक्वल हैं तो जब ऐड किए जाएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 0। तो फाइनल आंसर कुछ ऐसा होगा, और इसे आप एक स्टैंडिंग वेव की तरह से भी मानते हैं, मतलब यहां पर वेव है तो सही लेकिन आपको नजर नहीं आ रही, तो ये स्टैंडिंग वेव कहलाती है। और अगर एम्पलीट्यूड्स इक्वल नहीं होते तो शायद ये आंसर 0 नहीं आता, और उस केस में यहाँ पर कुछ एक वैल्यू होती जो दोनों के सब्ट्रैक्शन के बाद आती। तो इस तरीके से हम दो टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की बात करते हैं। कंस्ट्रक्टिव को हम मैक्सिमा से भी रिप्रेजेंट करते हैं या ब्राइट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्ट्रक्टिव को हम मिनिमा या फिर डार्क से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के बाद यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। ये जो पर्टिकुलर कंडीशंस हैं, ये जो आपको प्रीवियस वेवफॉर्म समझाई उसी से डिराइव्ड है। आप देखिए, डेल्टा एक्स का मतलब होता है पाथ डिफरेंस, यानी कि जब दो वेव्स एक पॉइंट से चल के किसी एक थर्ड पॉइंट तक जाती हैं और इंटरसेक्ट करती हैं, तो जो दोनों ने पाथ ट्रैवल किया उसका डिफरेंस एग्जैक्टली पाथ डिफरेंस की तरह से लिया जाता है, और ये वेवलेंथ के मल्टीपल्स में होता है। इस पाथ डिफरेंस की वैल्यू जो अगर आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाते हैं तो सेम फेज के लिए लैम्डा के मल्टीपल्स में आनी चाहिए, जो कि इंटीग्रल मल्टीपल्स होते हैं। इस तरीके से अगर आपको अपोजिट फेज में चाहिए, यानी कि एक वेव दूसरे के अपोजिट फेज में होनी चाहिए, तो जस्ट हाफ वेवलेंथ वाले पार्ट में होना चाहिए, और हाफ वेवलेंथ वाले पार्ट के ऑड मल्टीपल्स, यानी कि λ/2 के ऑड मल्टीपल्स में आपके पास डेल्टा एक्स की वैल्यू होनी चाहिए। अब किसी के पास अगर आपको पाथ डिफरेंस पता हो तो फिर हम उसके फेज डिफरेंस के बारे में भी बात कर सकते हैं। फेज का मतलब जैसे आपकी वेव 0 से लेकर के लैम्डा एक वेवलेंथ कवर करती है, तो उसी ड्यूरेशन में जो एंगल कवर किया जाता है वो होता है 0 से 2 पाई। तो आपके पास पोजीशन जो अगर सेम होती है तो उस अकॉर्डिंग आप बोलते हैं कि सेम वेवफॉर्म रिपीट हो रही है, तो सेम फेज में माना जाता है। और सेम फेज में तब माना जा सकता है जब वेवफॉर्म्स कंप्लीट होकर के वापस से रिपीट हो या फिर बिल्कुल स्टार्ट हो रही हो साथ में। तो मेरे पास में डेल्टा फाई की जो वैल्यू हो सकती है उसके लिए वो 0, 2 पाई या 4 पाई, यानी कि 2 पाई के मल्टीपल्स में आनी चाहिए। अगर आउट ऑफ द फेज की बात करनी, यानी कि जस्ट अपोजिट 180 डिग्री, तो उसके केस में पाई के ऑड मल्टीपल्स में आपका फेज डिफरेंस आना चाहिए। ये जो वैल्यूज है ये फिक्स है, आपको इनको डायरेक्टली फॉर्मुलेज में यूज करना होता है, इसलिए आप ये अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद अगर मुझे एम्पलीट्यूड निकालना है तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है जो वेक्टर सम से हम लिखते हैं, और यहाँ पर मैंने कॉस थीटा की वैल्यू में थीटा की वैल्यू को 0 पुट कर दिया, जो हमारे पास में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ गया एडिशन से। और अगर आपको इंटेंसिटी निकालनी है मैक्सिमम, तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम का स्क्वायर करके भी आप डायरेक्टली इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। एग्जैक्टली सेम मैनर में मिनिमम के लिए हमने यहाँ पर फाई की जो वैल्यू है या थीटा की जो वैल्यू है वो पाई रख दी है, और मिनिमम एम्पलीट्यूड A1 - A2 आ चुका है। नेक्स्ट मेरे पास में मिनिमम इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो मिनिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करके उसे फाइंड किया जा सकता है। ये कुछ फॉर्मुलेज हैं जो आप यूज कर सकते हैं आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो अब हमारे पास में जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन हमने लिया है। यहाँ पर हम दो वेवफॉर्म्स आपको दिखा रहे हैं, एक तो है साइन ओमेगा टी और एक है कॉस ओमेगा टी। ऐसा मान के चलना है कि ये दोनों वेवफॉर्म्स कोहेरेंट सोर्सेज से बनी है, और कोहेरेंट सोर्सेज जब आपके पास होते हैं तो आप उनकी ओवरलैपिंग को इंटरफेरेंस पैटर्न्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका एम्पलीट्यूड 3 है, इसका एम्पलीट्यूड 4 है। यहाँ पर दोनों की फ्रीक्वेंसीज को अगर मैं मैच करता हूँ तो ओमेगा से दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है, लेकिन फंक्शन तो अलग अलग है। तो अब इनको मैं एक जैसे फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करने वाला हूँ, कॉस थीटा को कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ साइन ओमेगा टी प्लस 90। और इस तरीके से जब इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कैलकुलेट किया जाएगा तो आपको मिलेगा 90 डिग्री का फेज डिफरेंस, यानी कि साइन और कॉस साइन वेव दोनों ही एक दूसरे से 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पर होती है। एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए हमारा एम्पलीट्यूड के फॉर्मूले में हमने फाई की वैल्यू को 90 पुट किया और रिजल्टेंट हमारे पास में 5 आ गया। यानी कि आप वेक्टर फॉर्मेट में देखें तो कुछ ऐसा नजर आएगा, ये 3 है ये 4 है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और रिजल्टेंट पाइथागोरस से भी निकाला जा सकता है, वो हमारे पास में
5 के बराबर होता है, यानी कि दोनों वेव फॉर्म्स का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो हमें मिलेगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो हमारा 5 होगा। क्लियर? तो ये हमारा आंसर होगा फॉर दिस सिचुएशन। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट जिसकी वजह से आपका ये हाइगन्स वेव थ्योरी को एक सॉलिड सपोर्ट मिला था, यानी कि हम बात करने जा रहे हैं YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में। आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए कि ये हमारे पास लाइट के सोर्स से जो सिंगल सोर्स से हमने फिर 2 सोर्सेज में वेव फ्रंट्स का डिवीजन किया और सामने एक स्क्रीन को प्लेस किया, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इस स्क्रीन पर जो फ्रिंजेस बन रही है, फ्रिंजेस का मतलब जो अल्टरनेट ब्राइट डार्क सा पैटर्न दिख रहा है, वो जो फॉर्म हुआ ये एक यूनिक पैटर्न था जो अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया गया था। अभी तक हम ये मानते थे कि लाइट से लाइट को ऐड करने पर सिर्फ लाइट ही मिलती होगी, यानी कि ब्राइटनेस ही मिलती होगी, बट हमने देखा कि यहाँ पर ब्राइटनेस के साथ साथ डार्कनेस भी मिल रही है। दैट मीन्स ये चीज तभी पॉसिबल है जब वो वेव नेचर शो करती हो, क्योंकि वेव्स ही इस तरीके से सुपर इम्पोज होकर के मैक्सिमा एंड मिनिमा बना सकती है। सो दिस इज व्हाट दिस एक्सपेरिमेंट कंक्लूडेड कि लाइट जो है वेव नेचर ही शो कर रही है। अब यहाँ पे आप इन पैटर्न्स को जब देख रहे हैं तो आपको इसका शेप आपको देखने में पता चल रहा होगा, ये एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं होता, दिस शेप इज हाइपरबोलिक इन नेचर। और यहाँ पर अल्टरनेट ब्राइट और डार्क पैटर्न्स आपको मिल रहे हैं। ये सभी ब्राइटनेस जो ब्राइट वाले पैटर्न्स हैं सभी की इंटेंसिटीज एक जैसी है, डार्क की भी इंटेंसिटीज एक जैसी है, इवन विड्थ भी सभी की यहाँ पर इक्वल है, तो सभी बिल्कुल एक जैसे नजर आते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस फिनोमेना, इस एक्सपेरिमेंट के लिए। तो हमारे पास में इसको एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें इस तरह का सेटअप लेना होता है, यानी कि 2 स्लिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक सिंगल सोर्स से 2 स्लिट्स में हम कन्वर्जन करके सोर्सेज को डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट मेथड से कोहेरेंट सोर्सेज क्रिएट करने वाले हैं, एंड ये स्क्रीन के ऊपर उनकी ओवरलैपिंग करवाते हैं। सबसे सेंटर वाला जो पॉइंट होता है, जो हमारा सबसे पहला मैक्सिमा भी माना जाता है, जिसको हम सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं, तो ये जो लोकेशन होती है यहाँ से अगर आप ट्रैवल करके जाते हो S1 या S2 से, दोनों का पाथ डिफरेंस यहाँ पर 0 आता है एंड सो फेज डिफरेंस भी यहाँ पर 0 आता है। ये सेंट्रल मैक्सिमाज होते हैं। इसके बाद आपके पास ऊपर नीचे, यानी कि आप बोल सकते हो कि मेरे पास में इसके जस्ट ऊपर फर्स्ट मैक्सिमा बनता हो जिसका पाथ डिफरेंस लैम्डा आता है। ऐसे ही इसके बाद सेकंड मैक्सिमा बनता हो 2 लैम्डा जिसका पाथ डिफरेंस आता है। ऐसे ही अगर मैं नीचे जाता हूं तो मेरे पास में यहाँ पर भी नीचे की तरफ फर्स्ट मैक्सिमा बन सकता है जिसका पाथ डिफरेंस लैम्डा हो सकता है। और अगर हम मिनिमा की बात करें तो मिनिमा जस्ट इनके बीच में मिलेंगे, यानी कि आपको 0 से लैम्डा जाने के रास्ते में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 भी तो मिलता होगा, तो ये आपका फर्स्ट मिनिमा होता है। यानी कि वेव फॉर्म में मैक्सिमा ब्राइट हो गया, ब्राइट के बाद एक डार्क आएगा, फिर से ब्राइट आएगा, एंड दिस इज हाउ वेव फॉर्म ट्रेवल्स। तो ये हमारे पास फ्रिंजेस होती हैं, जिसको एक ब्राइट और एक डार्क के कॉम्बिनेशन को हम एक फ्रिंज की तरह से बोलते हैं, और इस तरीके से हम फ्रिंजेस की फॉर्म में यहाँ पर पैटर्न को देखते हैं। तो ये हमारे YDSC का एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है जो हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, जो अल्टरनेट ब्राइट डार्क पैटर्न्स हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको सिचुएशंस को रिलेट करना है, जो मैंने आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की सिचुएशन समझाई थी, उन्हीं सिचुएशंस का यूज हमें करना है। यानी कि ब्राइट फ्रिंज की बात अगर आप करते हो तो ब्राइट फ्रिंज के लिए आपको क्या चाहिए? ब्राइट फ्रिंज के लिए आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस की कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। यानी कि मेरे पास ये डेल्टा एक्स का जो फॉर्मूला यहाँ पर आता है, ये डेल्टा एक्स की वैल्यू n लैम्डा के बराबर, जैसा कि कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग रखा गया। और हमारे उस YDSC के एक्सपेरिमेंट में हमें कहीं पर भी अगर पाथ डिफरेंस फाइंड करना होता है तो बेसिकली हम उसके लिए जो इक्वेशन यूज करते हैं वो ये होती है स्मॉल डी y अपॉन कैपिटल डी। अब मैं आपको ये टर्म्स के बारे में भी एक बार बता देता हूं। ये जो आपके पास में दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है ये स्मॉल डी होता है। ये दोनों स्लिट्स से लेकर के स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये कैपिटल डी होता है। और यहां पर हम इसका यूज करके किसी भी एक पर्टिकुलर रैंडम पॉइंट पर पाथ डिफरेंस फाइंड करते हैं। और वो पाथ डिफरेंस के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है इन जनरल, सबसे पहले तो वो बनता है d sin थीटा। और इस फॉर्मूले को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो फाइनली हमारे पास में यहाँ पर हम tan थीटा और sin थीटा इक्वल मान के चलते हैं, एंगल स्मॉल होता है उस अकॉर्डिंग। तो हमारे पास में यहाँ पे जो फॉर्मूला फाइनली बनता है वो बनता है, एंड दिस इज योर फॉर्मूला फॉर डेल्टा एक्स। ये y कोऑर्डिनेट होता है किसी भी मैक्सिमा और मिनिमा की पोजीशन को फाइंड करने के लिए। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास में जो इक्वेशन है
इस इक्वेशन में ये वाला फॉर्मूला हम डेल्टा एक्स के बराबर कर रहे हैं और डेल्टा एक्स की वैल्यू ब्राइट फ्रिंज के लिए कंस्ट्रक्टिव के बराबर रखा और ये वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमने फाइंड कर ली फॉर nth मैक्सिमा, यानी कि n की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं और n की वैल्यू यहां पर शुरू होती है आपके पास 0, 1, 2 एंड सो ऑन, यानी कि 0 पुट करते ही आपको सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन मिलेगी और 1 पुट करते ही फर्स्ट मैक्सिमा की पोजीशन मिलेगी। इस तरीके से nth मैक्सिमा के लिए ये y कोऑर्डिनेट फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला। हम सेकंड डार्क फ्रिंज की बात करें जिसमें हम बात करने जा रहे हैं मिनिमा के लिए, यानी कि हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस की कंडीशन को यहाँ पे पुट करने वाले। आप देख सकते हैं कि डेल्टा एक्स का जो फॉर्मूला वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के लिए था वो लैम्डा बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स में होना चाहिए, तो हमने उसी फॉर्मूले को इस डेल्टा एक्स की थ्रू इक्वेट करके हमारे पास nth मिनिमा के लिए जो इक्वेशन आया वो कुछ ऐसा आया और यहाँ पर n की वैल्यू 1, 2, 3 ऐसे सो ऑन आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि 0 नहीं करते क्योंकि मिनिमा की काउंटिंग फर्स्ट से काउंट होती है। तो यहाँ पर जैसे ही आप n को 1 रखेंगे तो आपको फर्स्ट मिनिमा का y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, सेकंड रखेंगे सेकंड मिनिमा का y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा एंड इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हमारे पास में ये जो वेवफॉर्म्स के पैटर्न्स होते हैं ना, इस पैटर्न को कुछ ऐसा देखा जाता है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये पोजीशन एकदम पीक है ब्राइटनेस का, फिर वेरिएशन हो रहा होगा और फिर डार्क नजर आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पे आपको फ्रिंजेस को और फ्रिंजेस की विड्थ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं डेल्टा एक्स 0 जो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है। अब यहाँ डायग्राम में देख करके आपको डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा कि कौन सा सेंट्रल मैक्सिमा है और कौन सा फर्स्ट या कौन सा सेकंड है, क्योंकि यहाँ पे सबकी इंटेंसिटी सेम होती है, सबकी विड्थ भी सेम होती है। तो इट इज नॉट क्लियर कि कौन सा सेंट्रल मैक्सिमा होता है, वो सिर्फ पोजीशन से लोकेट करके हम देख सकते हैं, या फिर इसका एक तरीका होता है वो हम आगे बात करेंगे। तो अभी यहाँ पर हमारे पास में ये सेंट्रल मैक्सिमा, ये फर्स्ट मैक्सिमा, ये सेकंड मैक्सिमा और बीच में जो डार्क दिख रहे हैं आपको ये मिनिमाज है। अगर आप एक मैक्सिमा से दूसरे मैक्सिमा पर जाते हैं तो जो वेव का कोऑर्डिनेट या पोजीशन के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट आपको मिल रहे हैं वो आपको दिख रहे हैं लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये फर्स्ट मैक्सिमा का कोऑर्डिनेट, सेकंड मैक्सिमा का 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालता हूं तो वो बीटा आता है, यानी कि अल्टरनेट ब्राइट या अल्टरनेट डार्क के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम बीटा के नाम से जानते हैं, जो कि फ्रिंज विड्थ के नाम से जाना जाता है। अब इसका कैलकुलेशन करना है अगर, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सेकंड मैक्सिमा के कोऑर्डिनेट से फर्स्ट मैक्सिमा का कोऑर्डिनेट माइनस कर दें, या फिर फर्स्ट वाले से 0 वाला कोऑर्डिनेट माइनस कर दें। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो ये मिलेगा और ये फ्रिंज विड्थ कहलाता है, यानी कि एक तरह से जो फ्रिंजेस हैं उनकी विड्थ लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और ये इन 3 टर्म्स पर ही डिपेंड करती है। इसी के तरीके से जैसे आपने ये चीज मैक्सिमा में देखी आप मिनिमा में भी देख सकते हैं, यानी कि मेरे पास में ये सेंट्रल मैक्सिमा के जस्ट नेबर में फर्स्ट मिनिमा बन रहा होगा, ऐसे ही एक नीचे भी मिनिमा बनता है और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो सेकंड मिनिमा मिलेगा। कोऑर्डिनेट्स को हमने n की वैल्यूज पुट करके निकाला है। आप किसी भी 2 मिनिमा के बीच का सेपरेशन फाइंड करेंगे तो वो भी आपके पास में एक फ्रिंज विड्थ के बराबर आएगा जो बीटा के नाम से जाना जाता है। आप अगर एक मिनिमा जो कि सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर है और एक मिनिमा जो नीचे है, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे वो भी बीटा के बराबर होगा। बट इफ समवन सेज कि आपको एक मैक्सिमा से मिनिमा के बीच का डिस्टेंस बताना है तो ये बीटा का हाफ हो जाएगा, यानी कि ये फ्रिंज विड्थ का हाफ हो जाएगा। जैसे हम वेवलेंथ में नहीं करते, क्रस्ट से क्रस्ट या ट्रफ से ट्रफ के बीच का डिस्टेंस लैम्डा, एक क्रस्ट से ट्रफ का डिस्टेंस आप किस तरह से लेते हैं लैम्डा बाई 2, एग्जैक्टली सेम यहाँ पर आप बोल सकते हैं। ये डिफरेंस निकाल करके वैल्यू यहाँ पर हमारे पास में सेम आ रही है जो हमने मैक्सिमा में भी कैलकुलेट की थी। अब हम बात करते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ का। बेसिकली ये है जो स्क्रीन है ना, स्क्रीन का जो डिस्टेंस होता है स्लिट से, अगर आप इस डिस्टेंस को चेंज करते हैं तो ये फ्रिंजेस का विड्थ बदल सकता है। अगर आप डिस्टेंस दूर ले जाएंगे तो फ्रिंजेस बड़ी हो जाएंगी, पास में लेके आएंगे तो फ्रिंजेस छोटी हो जाएंगी। तो लीनियर विड्थ चेंज हो सकती है लेकिन एंगुलर विड्थ चेंज नहीं होती। तो हम यहाँ पर एंगुलर विड्थ की बात कर रहे हैं और एंगुलर विड्थ के लिए हम ये वाला जो डिस्टेंस है बीटा, उसे स्क्रीन के डिस्टेंस यानी कि जिसको रेडियस की तरह से ट्रीट करते हैं अगर डिवाइड कर दें तो मुझे एंगल अल्फा मिल जाएगा। यानी कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ के लिए बीटा अपॉन डी करते हैं फॉर्मूले में, अगर वैल्यूज पुट करेंगे तो आप देखेंगे डी से डी कैंसिल हो गया, बचेगा सिर्फ इतना। यानी कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ स्क्रीन का डिस्टेंस कितना है स्लिट से उस पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ वेवलेंथ और दोनों स्लिट्स के बीच के सेपरेशन पर डिपेंड करता है।
अगर आपने वेवलेंथ को इंक्रीज किया तो अल्फा इंक्रीज हो जाएगा, अगर दोनों स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा दिया तो ये अल्फा डिक्रीज हो जाएगा। अकॉर्डिंगली आप रिलेट कर सकते हैं, इस तरीके से हम एंगुलर फ्रिंज विड्थ की बात भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, हमारे पास में क्वेश्चन है कि YDSC एक्सपेरिमेंट में दो नैरो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस इतना है 1 मिलीमीटर, और उन्हें एक सोर्स ऑफ लाइट जिसकी वेवलेंथ 500 नैनोमीटर है से इल्यूमिनेट किया। अब वहां पर मैक्सिमा मिनिमा का पैटर्न बना, स्क्रीन का डिस्टेंस उन्होंने दिया है 2 मीटर, और पूछा यह गया है एडजेसेंट ब्राइट बैंड्स के बीच में कितना सेपरेशन होगा। इस लैंग्वेज से मैं कौन सी टर्म फाइंड करना चाहता हूँ? बेसिकली दो ब्राइट बैंड्स के बीच का जो सेपरेशन होता है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, यानी कि हम यहाँ पर बीटा फाइंड करना चाहते हैं। और जब हम बीटा की कैलकुलेशन करने जाएंगे तो हमारे पास फॉर्मूला है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करें। लैम्डा के लिए 500 नैनोमीटर, 500 इंटू 10⁻⁻⁹, साथ में मुझे कैपिटल डी की वैल्यू है 2 मीटर, यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। स्मॉल डी की वैल्यू है 1 मिलीमीटर, यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻3। इन सबको जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा जो रिजल्ट बनेगा ये 1000 1 इंटू 10⁻⁻3, यानी कि ऐसा बोल सकता हूं कि ये 1 मिलीमीटर हो गया। तो मेरा आंसर जो फ्रिंज विड्थ के लिए पूछा गया वो 1 मिलीमीटर है। आप देख सकते हैं कि जो वैल्यूज यहाँ पर हैं वो बहुत स्मॉल साइज में होती हैं, क्योंकि आप वेव नेचर को कैलकुलेट करने के लिए वेवलेंथ के कंपैरेबल साइज की चीज़ों से बात करते हैं। तो इस तरीके से मेरे पास बीटा की वैल्यू आती है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में अगर इंटेंसिटी की कैलकुलेशंस करने के लिए कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हम वो बता रहे हैं कि किसी भी पॉइंट पी पर अगर आपको सबसे पहले पार्ट डिफरेंस निकालना है तो उसका तरीका आपके पास ये होता है जो हमने देखा भी था, एंड फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस का रिलेशनशिप आप याद कर सकते हैं। ये रिलेशनशिप जिससे आप कन्वर्ट करते हैं बहुत सिंपल होता है। लैम्डा पार्ट डिफरेंस पे 2 पाई होता है तो डेल्टा एक्स पर डेल्टा फाई होता है। उस अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करके फेज डिफरेंस निकालते हैं, और फेज डिफरेंस निकालने के बाद रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के अंदर हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इंटेंसिटी के अंदर ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और इंटेंसिटी का जो चेंज है वो एंगल फाई पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ से पता चलता है। अगर हमारे पास में इक्वल विड्थ वाले सोर्सेज हों तो ये I1 I2 को इक्वल करके I0 पुट करें और ये फॉर्मूला रिड्यूस हो जाता है ऐसा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसमें आप डायरेक्टली फेज डिफरेंस की वैल्यू पुट करें और आपको इंटेंसिटी मिल जाती है। ये 4I0 जो होता है ये मैक्सिमा की इंटेंसिटी होती है, यानी कि अगर दोनों इंटेंसिटीज I0 होती हैं तो मेरे पास में कोहेरेंट सोर्सेज की वजह से जो इंटरफेरेंस होगा वहां के मैक्सिमा पे 4I0 मिलेगा और मिनिमा पर 0 मिलेगा। लेकिन अगर एवरेज इंटेंसिटी पूछी जाती है तो वो आपके पास में I0 प्लस I0 यानी कि 2I0 होती है। तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है, इस बात का ध्यान रखते हुए फॉर्मूले का यूज करना। तो हमारे पास में उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। हमें बोला गया है कि एक इंटेंसिटी जो हमारे को पाथ डिफरेंस लैम्डा पर मिल रही है वो k है। लैम्डा पाथ डिफरेंस से मुझे याद आ रहा है कि शायद ये मैक्सिमा ही हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमा पर ही लैम्डा पाथ डिफरेंस आता है। तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू इन्होंने मुझे दी है, और मुझे कहा गया है कि लैम्डा तो वेवलेंथ भी है जिस लाइट को आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, यानी कि मैं समझ गया कि ये मैक्सिमा के बारे में बात हो रही है। फिर हमें बोला गया कि इंटेंसिटी एक पॉइंट पर फाइंड करने के लिए जहां पर पाथ डिफरेंस λ/3 है। इसका मतलब क्वेश्चन ने मुझे डेल्टा एक्स दे दिया। अब ये मेरा काम है कि मैं इससे फेज डिफरेंस निकालूं। तो फेज डिफरेंस के लिए हमें क्या चाहिए, डेल्टा फाई की वैल्यू के लिए आपको डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा यानी कि λ/3 अपॉन में लैम्डा इंटू 2 पाई। तो डेल्टा फाई की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, डेल्टा फाई की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 2π/3। अब आपके पास में रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने के लिए जो फॉर्मूला है उसमें यहाँ पर 4I0 आता था, तो उसकी जगह आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी k है तो आप यहाँ पर k पुट करेंगे। फिर आपके पास में कॉस स्क्वायर में डेल्टा फाई बाई 2 यानी कि 2π/3 को अपॉन 2 करेंगे तो π/3 बच जाएगा। सॉल्व करने पर ये आपके पास में कॉस थीटा की जो वैल्यू है ये 1/4 हो जाएगी, तो k/4 विल बी योर आंसर। यानी कि मेरे पास में जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मुझे उस जगह पे मिलने वाली है वो कितनी होगी, k/4।
एज कंपेयर टू मैक्सिमम इंटेंसिटी जो कि K है। इस तरीके से आप क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि अगर आपकी फ्रिंज विड्थ शुरुआत में 0.2 मिलीमीटर है और वेवलेंथ आपकी लाइट की 10% से इंक्रीज कर दी जाती है और सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स भी 10% से इंक्रीज किया जाता है, तो फ्रिंज विड्थ कितना होगा? दैट मीन्स आपको नया फ्रिंज विड्थ बताना है। पुराना फ्रिंज विड्थ आपको दे दिया, पुराने फ्रिंज विड्थ की वैल्यू पता है, नए फ्रिंज विड्थ के लिए चेंज क्या करना है? वेवलेंथ को 10% इंक्रीज करना, मतलब अगर 1 था तो 0.1 ऐड करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 1.1 लैम्डा, यानी कि नया वेवलेंथ 1.1 लैम्डा। और सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स यानी कि स्मॉल डी की जो नई वैल्यू होगी वो भी आपके पास कितनी हो जाएगी? 1.1 डी के बराबर। ये दोनों वैल्यूज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मैंने लिया और नई बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए इनकी जब वैल्यूज पुट करता हूं तो मुझे दिखता है 1.1 से 1.1 कैंसिल हो गया, आंसर तो अभी भी सेम ही आ रहा है, यानी कि मेरा बीटा जो नया है वो अभी भी इनिशियल वैल्यू के बराबर ही है, क्योंकि चेंजेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास दो स्लिट्स जो कि अभी तक इक्वल एम्पलीट्यूड की आप ले रहे थे, उनमें से किसी एक स्लिट के ऊपर पेंट कर दिया जाए, तो पेंट की वजह से उसका स्लिट का साइज थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। स्लिट का साइज डिक्रीज होता है तो इंटेंसिटी स्लिट की विड्थ पर डिपेंड करती है। अब विड्थ कम हो गई तो इंटेंसिटी भी कम हो गई, तो इन्होंने बोला कि इंटेंसिटी जो है वो हाफ हो गई, यानी कि इनिशियल इंटेंसिटी अगर I0 थी तो अब इंटेंसिटी I0/2 हो गई। तो अब इस इंटरफेरेंस का रिजल्ट कैसा होगा? अब इस रिजल्ट के लिए ऑप्शंस को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास में वैसे इतना समझना जरूरी है कि जब एम्पलीट्यूड इक्वल हुआ करते थे तो कैंसिल आउट हो जाता था मिनिमा, तो वो 0 होता था। लेकिन इस बार आपके पास में एम्पलीट्यूड्स दोनों के अलग अलग है क्योंकि इंटेंसिटीज अलग अलग है, तो कैंसिल आउट नहीं होगा, यानी कि मिनिमा पे डार्क नहीं बनेगा। जब मिनिमा पे डार्क नहीं बनेगा तो मैक्सिमा पर भी मैक्सिमम पहले जितना नहीं बनेगा, यानी कि अब जो इंटेंसिटीज मुझे मिलेंगी, मैक्सिमा पर पहले 4I0 बनता था, अब उससे थोड़ी कम, और मिनिमा पे जो 0 बनता था उससे थोड़ी सी ज्यादा। तो मैं बोल सकता हूं डार्कनेस भी कम हो गई और ब्राइटनेस भी कम हो गई। एंड फाइनली मेरे पास में जो आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी कि डार्क विल बिकम लेस डार्क एंड ब्राइट विल बिकम लेस ब्राइट। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हम ये भी सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास में इंटेंसिटी का वेरिएशन किस तरह से हो सकता है। स्क्रीन जो आपके सामने स्क्रीन रखी थी ना YDSC के लिए, उस पे इंटेंसिटी का वेरिएशन किस तरीके से हो सकता है। तो बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर मेरे पास में ये जो पैटर्न है ये पूरी तरह से यूनिफॉर्म है, यानी कि हर ब्राइट और हर डार्क की जो इंटेंसिटी है वो एग्जैक्टली एक दूसरे से मैच करती है। अगर आप एम्पलीट्यूड्स और इंटेंसिटीज को सेम रखते हैं तो आपको मालूम है मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0 आती है, मिनिमम इंटेंसिटी 0 आती है। इस तरीके से ये पैटर्न जो है इस तरीके से ग्राफ में शो किया जा सकता है। दिस इज योर मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड दिस इज योर मिनिमम इंटेंसिटी, यानी कि ये 4I0 है तो ये 0 इंटेंसिटी है। हर मिनिमा का 0 है, हर मैक्सिमा का 4I0 है। लेकिन अगर विड्थ इक्वल नहीं होता, जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में भी पता चला, तो वेरिएशन चेंज हो जाता। तो वो कैसा होता? तो वो हमारे पास में अगर विड्थ अनइक्वल होती तो फिर मिनिमम पे 0 नहीं मिलता, यानी कि वो ग्राफ कुछ ऐसा नजर आने लगता। आप देख सकते हैं कि इस बार मिनिमा ने 0 को टच नहीं किया और मैक्सिमा भी पहले जितना पावरफुल नहीं रहा। तो इंटेंसिटीज चेंज हो जाती हैं, मिनिमम 0 से ज्यादा हो जाएगा और मैक्सिमम 4I0 से थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये जो फ्रिंजेस का पैटर्न है इक्वल विड्थ के लिए ऐसा नजर आता है, और इनमें कंट्रास्टिंग आप देख सकते हैं। कंट्रास्टिंग से मेरा मतलब है ब्राइटनेस और डार्कनेस के बीच का डिफरेंस, जितना ज्यादा उतना बेटर। और यहाँ पर हमारे पास में अगर अनइक्वल विड्थ की फ्रिंजेस हों तो शेप कुछ ऐसा नजर आता है। आप इनका वेरिएशन पहले वाले के जितना कंट्रास्टिंग नहीं देख सकते, मतलब वहां पर आपको इंटेंसिटीज में डिफरेंस नजर आ रहा होगा और इतना क्लियर नहीं होगा जितना यहाँ पर, यानी कि इसे बोलते हैं कंट्रास्टिंग। तो ये कंट्रास्ट आपका डिक्रीज हो जाता है अगर आपके फ्रिंजेस की विड्थ चेंज कर दी जाए, यानी इक्वल अगर होती हैं तो बहुत अच्छा कंट्रास्टिंग मिलता है, लेकिन अगर इक्वल नहीं होती हैं तो फिर हमारे पास में कंट्रास्टिंग कम हो जाती है। नेक्स्ट जो हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन, उसमें ये बोला जाता है कि अगर आपके पास में इस तरीके से सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन को आइडेंटिफाई करना है तो आप सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसके लिए आपके पास एक सिंपल सा मेथड है, वो ये है कि व्हाइट लाइट का यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक कलर्स। व्हाइट लाइट में अलग अलग वेवलेंथ होती हैं, सभी का मैक्सिमा एक जगह पे बनेगा और वो जो मैक्सिमा आपको मिलेगा उस मैक्सिमा में
सारे कलर्स जब मिक्स होंगे तो व्हाइट कलर नजर आएगा। और इसीलिए आप अगर व्हाइट लाइट का यूज करते हैं फॉर आइडेंटिफाइंग सेंट्रल मैक्सिमा तभी पॉसिबल हो सकता है, सिंगल मोनोक्रोमेटिक कलर से वो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट हमारे पास में जो टॉपिक आ रहा है वो है हमारा डिफ्रैक्शन। ये काफी कुछ इंटरफ्रेंस का ही एक तरह से थोड़ा सुपीरियर फिनोमेना है, लेकिन यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि लाइट जो है वो अपने रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन से थोड़ी सी बैंडिंग शो कर रही है। दैट मीन्स लाइट शोज बैंडिंग अराउंड द कॉर्नर और एजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो डोर हमने ओपन किया, इस डोर के अराउंड जो लाइट है ये थोड़ी सी कॉर्नर्स और एजेस के अराउंड हमने बेंड करते हुए दिखाई है। इसका मतलब जब लाइट को उसकी वेवलेंथ के कंपैरेबल साइज के ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं ना, तो लाइट वहां पर कॉर्नर्स के अराउंड बेंडिंग शो करती है। और ये सिर्फ तभी होता है जब उसकी वेवलेंथ के कंपैरेबल होता है। अगर वेवलेंथ के कंपैरेबल साइज से काफी बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं तो ये बेंडिंग आपको नहीं नजर आएगी, यानी कि डिफ्रैक्शन का इफेक्ट आपको इतना पता नहीं चलेगा। अब इस डिफ्रैक्शन को हम सिंगल स्लिट मेथड की तरह से फ्रानहोफर डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट के थ्रू किस तरह से देखते हैं। आप देखिए, YDSC में आपने 2 स्लिट्स का यूज किया था, यहाँ पर आप सिर्फ एक सिंगल स्लिट का यूज कर रहे हैं और आप यहाँ पर इसमें प्लेन वेव फ्रंट को इस तरीके से भेजते हैं। ये सिंगल स्लिट से जब ये वेव्स पास करती हैं तो ऐसा माना जाता है कि इस पर्टिकुलर स्लिट वाले पोजीशन पे ऐसे मल्टीपल सोर्सेज में काउंट किया जा सकता है। जैसे एक प्लेन वेव फ्रंट पे बहुत सारे सेकेंडरी सोर्स होते हैं, सभी से बहुत सारे वेव फ्रंट जनरेट होंगे एंड द रिजल्ट विल बी लाइक दिस। अब आप इस रिजल्ट को थोड़ा ध्यान से देखिए। जब आपने पहली बार YDSC देखा था तो आपने देखा था ब्राइट और डार्क अल्टरनेट बन रहे हैं और इक्वल इंटेंसिटीज वाले हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल पोजीशन वाला मैक्सिमा ही बहुत ज्यादा ब्राइट है और उसके अलावा बाकी जो मैक्सिमाज हैं उनकी इंटेंसिटीज लगभग नेग्लिजिबल हो जाती है और विड्थ भी इक्वल नहीं है। यानी कि डिफ्रैक्शन और इंटरफ्रेंस में काफी डिफरेंसेस आपको यहीं से समझ में आ गए होंगे कि विड्थ भी अनइक्वल हो गई, ब्राइटनेस भी अनइक्वल हो गई, और इसका जो डिफ्रैक्शन का पैटर्न होता है वो भी ज्यादा ऑर्डर तक नहीं जाता। यानी कि फ्रिंजेस हम या तो फर्स्ट या सेकंड मैक्सिमा तक बात करते हैं, इसके बाद बात ही नहीं करते, क्योंकि इंटेंसिटी इतनी डिक्रीज हो जाती है कि आपको वो दिखाई ही नहीं देते। तो जस्ट फोकस होता है सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर, और सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ होती है वो फर्स्ट मिनिमा जो सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर है और फर्स्ट मिनिमा जो सेंट्रल मैक्सिमा के नीचे है, उन दोनों के बीच में जो विड्थ होती है, सेपरेशन होता है, उसी को हम सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ की तरह काउंट करते हैं और माना जाता है कि वो डबल होती है बाकी सबकी विड्थ के। और इस तरीके से डिफ्रैक्शन पैटर्न को हम सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देख सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा कि ये सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन आपको फाइंड करनी होती है यहाँ पर। तो अगर आप इस पॉइंट को सेंटर माने स्क्रीन का, तो यहाँ से ये फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन है जिसको आप y मान रहे हैं, और इसी तरीके से नीचे भी फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन है जिसको आप y मान रहे हैं। तो टोटल सेंट्रल विड्थ यानी कि लीनियर विड्थ आपके सेंट्रल मैक्सिमा की कितनी हो जाती है? 2 टाइम्स ऑफ y। तो मैं यहाँ से बता सकता हूँ कि सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो इस 2y रेंज के बराबर होगा, जो कि हमारी लीनियर विड्थ होती है। अब ये y क्या है? दिस y इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, जो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो जैसे हमारे पास में इंटरफ्रेंस में जो फॉर्मूला था लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, उसी फॉर्मूले में वहां पर स्मॉल d की जगह यहाँ पर क्या चेंज किया गया है? सिंगल स्लिट का विड्थ, यानी स्मॉल d की जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया है स्मॉल a, और ये सिर्फ और सिर्फ एक फ्रिंज का विड्थ हुआ करता था, वैसे ही यहाँ पर ये सिर्फ एक मिनिमा की पोजीशन है जो कि y है, और आपको सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन चाहिए तो 2y करना पड़ेगा, यानी कि आपका फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाता है। और अगर आप एंगुलर विड्थ निकालना चाहें तो आप किसी एक एंगल को अगर थीटा बोल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको 2 थीटा की वैल्यू चाहिए फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, और ये पोजीशन आपके पास में कुछ इस तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है। दोनों फॉर्मूले सिमिलर से हैं, सिर्फ इतना सा चेंज है कि यहाँ पर स्मॉल d की जगह स्मॉल a आ जाता है, और यहाँ पर हर जगह एंगल स्मॉल होते हैं, और अगर कभी आपको एंगल लार्ज मिला तो आप उसे साइन थीटा के इक्विवेलेंट रखेंगे। यानी कि आप साइन थीटा को एंगल स्मॉल होने पे जैसे थीटा बोलते हैं, वैसे ही यहाँ पर हर जगह हम एंगल्स को थीटा ले रहे हैं, लेकिन अगर कभी एंगल हमें लार्ज मिलता है तो वी विल कन्वर्ट दैट एंगल रिवर्स इनटू साइन थीटा, और इस तरीके से फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। अगर हमें बोला जाए कि हमारे पास में सेंट्रल विड्थ यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ प्रोवाइडेड हो, सिंगल स्लिट का डिफ्रैक्शन पैटर्न जिसमें स्लिट की विड्थ हमें दे दी गई हो, और स्क्रीन का डिस्टेंस फाइंड करना है, वेवलेंथ हमें दे दी गई है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला यूज करना होगा, जो कि हमारे पास में होता है
2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल a। यहाँ पर इसकी वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, 1 इंटू 10⁻⁻²। मीटर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं हम सारी यूनिट्स को। 2 इंटू लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू है 500। यहाँ पर D की वैल्यू मेरे पास में मुझे फाइंड करनी है। स्मॉल a की जो वैल्यू है वो है 0.1 इंटू 10⁻⁻3। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारे पास कैपिटल D की वैल्यू आती है सॉल्व करने के बाद, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर। यानी कि कैलकुलेशन करने पर ये मुझे जो मिल रहा है आंसर वो 1 मीटर के अप्रॉक्स मिल रहा है, जो कि मेरे स्क्रीन का डिस्टेंस होना चाहिए वहां से। अब अगर हम बात करें कि डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी का पैटर्न कैसा होता है, हमने वहां पर देखा था कि हमारे पास में इंटरफ्रेंस में सभी का इंटेंसिटीज जो है मैक्सिमा का सेम हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंट होता है। ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा है, यानी कि आपका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है। उसके बाद फर्स्ट मैक्सिमा पर आप इंटेंसिटी देखिए I0/22, यानी कि 1/22 टाइम्स हो चुकी है। इसी तरीके से आपके पास में फर्स्ट मैक्सिमा के बाद सेकंड मैक्सिमा पर इंटेंसिटी को आप चेक करें तो ये वैल्यू और भी कम हो जाती है। तो हमारे पास में ये वैल्यू लगभग 4% के आसपास चली जाती है और ये हमारे पास 1.6% के आसपास की वैल्यू हो जाती है। और हम ऐसा बोलते हैं कि इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा को हम यहाँ पर प्रेफर करते हैं, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ है। फर्स्ट मैक्सिमास की इंटेंसिटी बहुत कम हो चुकी है और सेकंड वालों की तो लगभग नेग्लिजिबल हो चुकी है, तो बाद में फ्रिंजेस नज़र भी नहीं आती। इसीलिए डिफ्रैक्शन पैटर्न सिर्फ और सिर्फ इतना ही जनरली कंसिडर किया जाता है, या ऐसा बोलें मेनली सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा पर फोकस किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिजोल्यूशन क्राइटेरिया। ये रिजोल्यूशन क्राइटेरिया से मेरा मतलब होता है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी ऑप्टिकल डिवाइस से देखते हैं तो वहां पर सर्कुलर अपर्चर की तरह से लाइट वहां से पास करती है और वो कुछ जो रिजल्ट बनाती है वो डिफ्रैक्शन पैटर्न की तरह ही होता है, और वहां पर हम उसको सेंट्रल मैक्सिमा वाले पोजीशन को एयर डिस्क के नाम से जानते हैं। यानी कि मेरे पास में जब, जैसे मान लीजिए, आप समझ लीजिए नाइट में आप कहीं ड्राइव करके ट्रैवल कर रहे हैं और सामने आपके पास बाहर से कोई व्हीकल आ रहा है सामने से, और वो जो व्हीकल आ रहा होगा उसकी हेडलाइट आपको दिखाई देगी। अब वो हेडलाइट्स इतनी क्लोज होती हैं कि आपको डिस्टिंग्विश ना हो पाए कि दो हैं या एक सिंगल है, तो कुछ ऐसी इमेज आपको नजर आती हुई। अब आपको कंफ्यूजन ये है कि ये दोनों हेडलाइट्स एक ही हैं क्या या दो अलग अलग है। जैसे जैसे ये व्हीकल आपके नजदीक आता जाएगा तो आपको ये इमेज थोड़ी सी चेंज होकर ऐसे नजर आएगी। दैट मीन्स मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि अब ये थोड़ा सा चेंज होकर के आपको ये तो कंफर्म हो गया कि ये एक हेडलाइट नहीं है। सो दिस केस इज व्हाट वी कॉल जस्ट रिजॉल्व, यानी कि आप दो चीजों को क्लियरली तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो अलग अलग देख पा रहे हैं, और अगर ये थोड़ा और पास आया तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी दिखाई देगी। और अब आप पूरी तरह से श्योर हो चुके हैं कि ये दो हेडलाइट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट आपको दिखाई दे रही है, और यही हम बोलते हैं रिजोल्यूशन। कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जो बहुत पास में रखे हुए हों, आप उन्हें कितना अच्छे से क्लियरली इमेजेस की फॉर्म में देख सकते हैं, यानी कि सेपरेटली इमेजेस फॉर्म कर सकते हैं, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल रिजोल्यूशन। तो हमारे पास में ये तीनों केसेस, इसको हम अनरिजॉल्व बोलते हैं, इसे जस्ट रिजॉल्व, और उसे हम एग्जैक्टली क्लियरली रिजॉल्व बोलते हैं। और इनके लिए हमारे पास जो कैलकुलेशंस की जाती हैं वो रिजॉल्विंग लिमिट पे बेस की जाती हैं। रिजॉल्विंग लिमिट का मतलब दो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम यहाँ पे बात करते हैं, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, दोनों के ऊपर बेस्ड होता है। और हम ऐसा बोलते हैं कि अगर हम माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस जहां से मैं क्लियरली इमेज बना सकूं, और अगर मैं टेलीस्कोप में देखता हूं तो टेलीस्कोप के केस में एंगुलर सेपरेशन देखा जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स बहुत दूर हैं तो उनके बीच में मिनिमम एंगुलर सेपरेशन कितना होना चाहिए कि मैं क्लियरली उनकी इमेजेस बना सकता हूं। और इन दोनों डिस्टेंसेस को रिजॉल्विंग लिमिट के नाम से जाना जाता है। और किसी भी इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग लिमिट का तरीका आप इन दोनों इमेजेस को देख के पता लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये इमेज एकदम शार्प क्लियर इमेज दिख रही है, लेकिन वहीं ये इमेज में जो पिक्सल्स हैं वो क्लियरली रिजॉल्व नहीं हो पा रहे, आपको पता नहीं चल रहा एग्जैक्टली कौन सा पिक्सल कहाँ पर है। तो ये आपके पास में रिजोल्यूशन कम होने का नतीजा है, ये रिजोल्यूशन बहुत हाई होने का नतीजा है। जो हम आज के टाइम पे नहीं बोलते HD वीडियोस हमारे पास में जो अवेलेबल होते हैं, वो रिजोल्यूशन के क्राइटेरिया से ही जितना ज्यादा रिजॉल्व हम कर पा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्लियरिटी बढ़ती जा रही है। रिजॉल्विंग पावर जो होता है वो रिजॉल्विंग लिमिट का ही रेसिप्रोकल होता है, यानी कि जैसे हम बोल सकते हैं कि जितना कम रिजॉल्विंग लिमिट है, यानी कि जितना पास में रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को आप क्लियरली दिखा सकते हो, उतना ही ज्यादा रिजॉल्विंग पावर है।
और इसके लिए हमारे पास में जो फॉर्मूलेज होते हैं माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के लिए कुछ इस तरीके से हम यूज करते हैं। ये म्यू साइन अल्फा न्यूमेरिकल अपर्चर के नाम से जाना जाता है, लैम्डा आपकी वेवलेंथ होता है, ये स्मॉल ए जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये डायमीटर होता है आपके लेंस का, या फिर अपर्चर भी बोला जा सकता है। एंड रिजॉल्विंग पावर वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो हम अगर कभी कंपेयर करना चाहें दो इंस्ट्रूमेंट्स का रिजॉल्विंग पावर तो वेवलेंथ के इनवर्स रेशियोज में किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपकी आई का भी एक रेजोल्यूशन लिमिट होता है ना, यानी कि आप ह्यूमन आई से भी दो ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली तभी रिजॉल्व कर सकते हैं जब वो मिनिमम 1 मिनट या फिर 1/60 ऑफ ए डिग्री का एंगल सबटेंड करे, तभी आप उन्हें रिजॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। उससे कम एंगल होगा तो वो रिजॉल्व नहीं किए जा सकते। तो इस तरीके से एक छोटा सा क्वेश्चन जो रिजॉल्विंग पावर्स के ऊपर है, हमें बोला गया है दो अलग अलग वेवलेंथ्स हमें प्रोवाइडेड है और हमें रिजॉल्विंग पावर्स कंपेयर करनी है। हमें मालूम है कि रिजॉल्विंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है, तो आपको रिजॉल्विंग पावर्स कंपेयर करनी है। आप यहाँ पर λ2 अपॉन λ1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। λ2 की वैल्यू 6000, यहाँ पर 4500, दोनों ही एंगस्ट्रॉम्स में है, यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी। सॉल्व करने पर आपके पास में जो आंसर आता है ये आता है 4/3, यानी कि रिजॉल्विंग पावर्स का जो रेशियो हो जाएगा वो 4/3 हो जाएगा आपके पास में। एंड नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पोलराइजेशन। आप देख सकते हैं कि इस इमेज में आपको थोड़ा क्लियर नजर आ रहा होगा और वो जो इमेज है आपको थोड़ी सी ब्लर, या ऐसा बोल सकता हूँ कि लाइट का अमाउंट थोड़ा सा क्लियर आपको इमेज फॉर्मेशन नहीं दिखा पा रहा, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी अनवांटेड लाइट है और यहाँ पर फिल्टर करके लाइट को यूज किया जा रहा है। सो दिस इज व्हाट पोलराइजेशन इज। जैसे आप सन ग्लासेस से अगर कुछ देखते हैं तो वो आप व्यू आपका ऐसा होता है और विदाउट सन ग्लासेस देखते हैं तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे ऐसा क्या किया कि लाइट का ये व्यू चेंज हो गया। बेसिकली हमने लाइट को पोलराइज कर दिया। पोलराइज करने से हमारा मतलब होता है कि लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों होते हैं और हम यहाँ पे पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को फोकस में रख के बात करते हैं और ऐसा बोलते हैं कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ऑसिलेट करने के लिए अलाउ करें तो जो लाइट होती है उसे फिल्टर आउट करके आप सिर्फ पर्टिकुलर ऑसिलेशंस वाले ही लाइट को आगे पास करेंगे, बाकी सबको रिजेक्ट कर देंगे। दैट मीन्स जो नॉर्मली एक लाइट होती है उसमें ऑसिलेशंस का डायरेक्शन हर तरफ होता है 360, यानी कि हमारे पास में ऑसिलेशंस अप एंड डाउन लेफ्ट राइट सब तरफ हो सकते हैं, उसे अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। एंड व्हेन वी पोलराइज इट, सिर्फ पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ऑसिलेशंस को अलाउ करते हैं और पर्टिकुलर लाइट को ही हम आगे जाने देते हैं, बाकी को ब्लॉक कर देते हैं। तो इस तरीके से हम पोलराइज्ड लाइट को क्रिएट करते हैं। एंड पोलराइजेशन से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें पता चलती है कि आपके पास में वाईडीएससी और डिफ्रैक्शन तो आपकी सभी तरह की वेव्स शो कर सकती थी, लेकिन पोलराइजेशन सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स नेचर का ही प्रूफ है, क्योंकि पोलराइजेशन तभी हो सकता है जब आपके पास वेव का ट्रांसवर्स नेचर हो। क्योंकि अगर आप ऑसिलेशंस को ब्लॉक करना चाहते हैं तो वो ऑसिलेशंस जो ब्लॉक किए जा सकते हैं वो सिर्फ ट्रांसवर्स वेव के ही किए जा सकते हैं। इस तरीके से पोलराइजेशन से ट्रांसवर्स नेचर ऑफ वेव कंफर्म होती है और इसी वजह से हाइगन्स वेव थ्योरी से हम इसे प्रूफ नहीं कर पाए थे, क्योंकि वहां पर उन्होंने उसे लॉन्गिट्यूडनल वेव बताया था। एंड हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को कभी पोलराइज नहीं कर सकते। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि पोलराइजेशन से कौन सा फिनोमेना प्रूफ होता है, तो वो आपकी ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट कंफर्म करवाता है। नेक्स्ट, प्लेन पोलराइज लाइट का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप देखिए ये अनपोलराइज लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग ऑसिलेशन से, एंड दिस इज ए पोलराइजर। ये पास एक्सिस है, यानी कि यहां से लाइट को अगर मैं पास करूंगा तो सिर्फ वर्टिकल ऑसिलेशंस को ही अलाउ करेगी। तो ये बाहर निकलने के बाद आप देख सकते हैं इस लाइट के अंदर सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल ऑसिलेशंस ही प्रेजेंट है, यानी कि ये मेरे पास में वर्टिकली प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो चुकी है। और इसका जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होता है, मतलब जहां पर वाइब्रेशंस किए जा रहे हैं और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन दोनों को मिला करके अगर आप एक प्लेन बना दें तो ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कहलाता है। एंड इसी के जस्ट परपेंडिकुलर, यानी कि z एक्सिस वाला ऐसा जो प्लेन होगा वो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन के नाम से जाना जाता है, जो इसके परपेंडिकुलर होता है। तो इस तरीके से मैं लाइट को पोलराइज कर सकता हूं। और अगर इसकी इंटेंसिटी I0 होती है अनपोलराइज लाइट की, तो पहली बार पोलराइज होने पर उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है, यानी कि I0/2, क्योंकि ये पूरे कंपोनेंट्स में से सिर्फ हाफ को ही फिल्टर कर पाते हैं। ऐसा मानते हैं कि रिजॉल्व कर लीजिए सबको, एक वर्टिकल होगा और एक हॉरिजॉन्टल होगा, सिर्फ वर्टिकल अलाउ किए जाते हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं। तो इस तरीके से फिल्टर होकर के सिर्फ इंटेंसिटी हाफ हो जाती है जब लाइट पहली बार पोलराइज होती है तब। इसके बाद
हमारे पास में ये क्वेश्चन है कि अगर एक पोलराइड से हम लोग दूसरे पोलराइड पर लाइट को भेजें और दूसरे पोलराइड को हम एक 1 कंप्लीट रोटेशन दें, यानी कि पूरा 360 डिग्री का रोटेशन दें, तो हमें क्या क्या मिल सकता है। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन डी होता है, यानी कि 2 बार मैक्सिमा और 2 बार मिनिमा मिलता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास में मेलस लॉ के ऊपर डिपेंडेंट है। मेलस लॉ ये बताता है कि जब भी आप किसी पोलराइज लाइट को दूसरे पोलराइजर से पास करते हैं, जिसे आप एनालाइजर भी बोल सकते हैं, तो वहां पर जो इंटेंसिटी का रिलेशनशिप होता है वो हमारा उस मेलस लॉ के अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से गवर्न किया जाता है कि जो भी आपकी फाइनल इंटेंसिटी होगी वो आपकी इनिशियल इंटेंसिटी इनटू कॉस स्क्वायर थीटा पर डिपेंड करती है। और ये थीटा जो है दोनों पोलराइजर की एक्सिस के बीच का एंगल है। तो ये इंटेंसिटी आई नॉट थी, यहां पर फर्स्ट टाइम पोलराइज होने पर ये हाफ हो चुकी है। अब एक बार और पोलराइजर लगा दिया, यानी कि एनालाइजर को मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो कंप्लीटली इंटेंसिटी को पास किया जाएगा, यानी कि अब I0/2 है आपके पास में। नाउ ये फर्स्ट केस आप देख सकते हैं, कंप्लीट इंटेंसिटी यहां पर मिल रही है, दिस इज I0/2। अगर मैं इसको रोटेट करता हूं, यानी कि मैंने इसको रोटेट कर दिया, तो ये 90 डिग्री वाला केस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद रोटेट किया 180 डिग्री, 90 डिग्री होते ही cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो यहाँ पर आपके पास इंटेंसिटी भी 0 है। यहाँ पर आपके पास फिर से इंटेंसिटी I0/2 एंड फिर से आप रोटेट करें तो आपको यहाँ पर इंटेंसिटी की जो वैल्यू है फिर से 0 मिलती है। और वापस से रोटेशन स्टार्ट करेंगे तो फिर आप शुरुआत वाले पर ही पहुंच जाएंगे, यानी कि एक कंप्लीट रोटेशन में 2 बार मैक्सिमम 2 बार मिनिमम, इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें जहां पर हमारे पास अनपोलराइज लाइट है और 2 पोलराइजर्स हैं, दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमें 60 डिग्री प्रोवाइडेड है और हमें फाइनल इंटेंसिटी बतानी है, तो इनिशियल इंटेंसिटी का वैल्यू I0 ले लीजिए। पहली बार पोलराइज करेंगे तो इंटेंसिटी हाफ हो जाती है, अनपोलराइज लाइट को पहली बार पोलराइज करेंगे। सेकंड पोलराइजर जो कि एनालाइजर की तरह काम करेगा, इसके लिए मेलस लॉ का यूज करना पड़ेगा, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो मेरे पास में I0/2 जो कि इसके लिए इनिशियल इंटेंसिटी है, कॉस स्क्वायर में 60 डिग्री। इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास में ये जो वैल्यू हो जाएगी ये 1/4, यानी कि आंसर हो जाएगा I0/8। सो ये मेरी फाइनल इंटेंसिटी की वैल्यू होगी जो यहां से आपको पोलराइजर से पास करने के बाद मिलेगी। एंड नेक्स्ट इज ब्रीस्टर्स लॉ, यानी कि मेरे पास में पोलराइजेशन का जो मेथड है वो रिफ्लेक्शन के थ्रू भी किया जा सकता है। आप जैसा इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि जब ये लाइट पोलराइजिंग एंगल पर आती है तो रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट तो होती है, लेकिन ये रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है और आपकी रिफ्लेक्टेड रे पूरी तरह से पोलराइज्ड है और रिफ्रैक्टेड पार्शियली पोलराइज्ड है। तो अकॉर्डिंगली एक छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ पर पोलराइजिंग एंगल की जो वैल्यू है वो हमारे पास में 60 डिग्री है और हमें क्रिटिकल एंगल बताना है। तो इसका मतलब मेरे पास में पोलराइजिंग एंगल 60 डिग्री है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो tan θp की वैल्यू है वो सीधा सीधा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर, क्योंकि एक मीडियम रेयर वो मैंने एयर मान लिया। तो यहां से आप इसको tan 60 के बराबर म्यू करेंगे और सॉल्व करने पर म्यू की वैल्यू √3 आ जाती है। अब क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, sin θc, जो कि हमारे पास 1/μ के बराबर होता है अगर एक मीडियम एयर होता है तो उस अकॉर्डिंग ये जो कैलकुलेशन है आप ऐसे देख सकते हैं, ये आपके पोलराइजिंग एंगल के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ गई √3। देन क्रिटिकल एंगल के लिए 1/μ में आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पुट की और आंसर आपके पास में आ जाता है सेकंड ऑप्शन। तो इस तरीके से आप ब्रीस्टर लॉ का यूज करके पोलराइजिंग एंगल से क्रिटिकल एंगल का रिलेशन निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोनों एंगल्स अलग अलग हैं, दोनों का मीनिंग भी अलग अलग है। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप जितनी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई हैं उससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। अब आप और प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं क्वेश्चंस की तो यहाँ पर एक PDF अटैच्ड है, उससे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।